हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मणिया है और आपके चैनल का नाम है हिमांशु ब्रह्मणिया स्टडी पॉइंट। ठीक है, आइएगा देखिएगा हो क्या रहा है आजकल एग्जाम में साइंस से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं और साइंस में भी बायोखंड यानी कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान से भी ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जीव विज्ञान की श्रृंखला आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको इसका बेनिफिट आगे कक्षाओं में मिलेगा। आज पहला लेक्चर है, ठीक है, जीव विज्ञान का। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिएगा, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। देखिए, जीव विज्ञान, अरे ये समझिएगा कि विज्ञान क्या होता है। देखिएगा, विज्ञान वह ज्ञान होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान। सुव्यवस्थित यानी कि व्यवस्थित अच्छा हो, ठीक है, सुनिश्चित यानी कि निश्चित हो, है ना, आ रही है बात समझ में, और क्रमबद्ध हो यानी कि क्रम से हो, ये नहीं कि इधर उधर से उठा के दे दिया, नहीं, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, ठीक है, यानी कि संगठन भी उनका क्या है, अच्छा है, और क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान की मूलतः 3 शाखाएं होती हैं, मूलतः 3 शाखाएं होती हैं विज्ञान की। ठीक है, तो उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए देखिएगा, विज्ञान में पहला होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है रसायन विज्ञान और तीसरा होता है जीव विज्ञान। ठीक है, तो हम जीव विज्ञान को स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि प्रश्न यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइएगा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जीव विज्ञान, भाई जीव की उत्पत्ति से पहले हमें क्या समझना होगा, हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति समझना होगा। क्या समझना होगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे, क्योंकि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी तभी क्या होगी, आपके सौरमंडल की उत्पत्ति होगी, और आपके सौरमंडल की उत्पत्ति होगी तो तभी सौरमंडल में क्या आता है, आपकी पृथ्वी आती है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति होगी, और सॉरी, और जब पृथ्वी की उत्पत्ति होगी तो जीव की उत्पत्ति होगी। ठीक है, आइएगा, तो एक छोटा सा खाका है वो आपके माइंड में तैयार हो जाएगा, तो आगे जो भी चीजें होंगी उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। समझिएगा, सबसे मान्य जो है जॉर्ज लेवेंथर साहब जी का है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है, ये हम आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि जितना भी ब्रह्मांडीय पिंड है, जितना भी ब्रह्मांडीय पिंड है, वास्तव में वह क्या था, एक सघन पिंड के रूप में था। क्या था, एक सघन पिंड के रूप में था। जितना भी ब्रह्मांडीय पिंड की बात कर रहे हैं, यानी कि जितने भी तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ध्रुव, केतु वगैरह जो भी हैं, ठीक है, जितने भी गैलेक्सियां हैं, वो सब क्या थी, एक सघन पिंड के रूप में थी। क्या थी, एक सघन पिंड के रूप में थी। हुआ क्या, यहाँ पर केंद्र में, इस केंद्र में क्या होता है, इस केंद्र में घनत्व बढ़ता है। क्या बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है। जब इसमें घनत्व बढ़ा तो घनत्व बढ़ने के कारण क्या होता है, घनत्व बढ़ने के कारण, देखिएगा, घनत्व बढ़ा तो घनत्व बढ़ने के कारण क्या होता है, दाब बढ़ता है। क्या बढ़ता है, दाब बढ़ता है। और जब दाब बढ़ा तो क्या होता है, ताप बढ़ता है। क्या बढ़ता है, ताप बढ़ता है। अब आप देखिएगा, किसी को अगर आप प्रेस करते हैं यानी कि दबाते हैं तो आपके हीट जनरेट होती है, यानी कि ऊष्मा विसर्जित होती है। ठीक है, तो वही क्या है, वही ताप उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि दाब लग रहा है ना। तो इस केंद्र में दाब लगने के लिए क्या हुआ, अब दाब लगा, ताप हुआ, तो ताप को क्या हुआ, बाहर निकलना था। तो ताप को जब बाहर निकलना था तो इसमें क्या होता है, इसमें विस्फोट होता है, और उस विस्फोट को ही हम क्या कहते हैं, महाविस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं, महाविस्फोट कहते हैं। आ रही है बात समझ में। और इस महाविस्फोट के बाद में क्या होता है कि 100 अरब से भी अधिक, 100 अरब से भी अधिक किसका निर्माण होता है, गैलेक्सियों का निर्माण होता है। गैलेक्सियों का निर्माण होता है। अब गैलेक्सी क्या होती है, वास्तव में गैलेक्सी जो है 100 अरब तारों का समूह, 100 अरब तारों का समूह। क्लियर है पॉइंट, यानी कि 100 अरब से भी अधिक तारों का समूह। पॉइंट क्लियर है। गैलेक्सी क्या होती है, 100 अरब तारों का समूह होता है, 100 अरब तारों से अधिक का समूह होता है।
गैलेक्सी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब आपकी जो गैलेक्सी है, आपकी जो गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी का नाम क्या है? उस गैलेक्सी का नाम क्या है? मंदाकिनी है। क्या है? मंदाकिनी। और इसे हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब इस मंदाकिनी में जो प्रमुख है, यानी कि पूरे सौर मंडल का जो प्रमुख है, सौर मंडल का जो प्रमुख है, वास्तव में वह कौन है? वह सूर्य। कौन है? सूर्य। सौर मंडल का प्रमुख कौन है? सूर्य है। तो होता क्या है कि जब सूर्य है, क्योंकि सूर्य में क्या होती है? सूर्य में अपनी ऊष्मा व अपना प्रकाश होता है। सूर्य में क्या होता है? अपनी ऊष्मा व अपना प्रकाश होता है, क्योंकि सूर्य में 90% क्या? 90% हाइड्रोजन होता है। और वही हाइड्रोजन क्या करता है? वही हाइड्रोजन मिलकर, यानी कि 4 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। किसका? हीलियम का निर्माण करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो उसके कारण क्या होती है? इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इसी क्रिया में क्या होती है? अपार ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? अपार ऊष्मा निकलती है। जो सूर्य से आपको ऊष्मा मिल रही है, वास्तव में वह किसके? नाभिकीय संलयन के कारण ही मिल रही है। ऊष्मा निकल रही है उसमें से, क्योंकि 4 हाइड्रोजन आपस में मिल रहे हैं, इसी कारण एक हीलियम का निर्माण हो रहा है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? आइए, अब जब ऊष्मा निकल रही है, यानी कि ऊष्मा का स्रोत क्या है? हमारा सूर्य है। तो होता क्या है कि सूर्य से ऊष्मा मिलती है। सूर्य से ऊष्मा मिली, तो ऊष्मा मिलने के बाद में क्या हुआ? बहुत सारी गैसों का निर्माण हुआ। गैसों का निर्माण होने के कारण क्या हुआ कि वे आपस में टकराई, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिली, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने के कारण क्या हुआ? जल का निर्माण हुआ। जल के कारण क्या हुआ कि जीवों की उत्पत्ति हुई। आइएगा आगे चीजों को समझते हैं, आगे एक्सप्लेन करेंगे इस बारे में। ठीक है, आइएगा समझिए। देखिएगा, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1802 में किया था। 2 वैज्ञानिक थे, लेमार्क और ट्रेविरेनस। ठीक है, ट्रेविरेनस। देखिएगा, लेमार्क कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। और ट्रेविरेनस कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। वास्तव में ग्रीक शब्द से बना हुआ है बायोलॉजी। किस शब्द से बना हुआ है? किस भाषा के शब्द से बना हुआ है? ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ है बायोलॉजी। वास्तव में इसका अगर हम डिवाइडेशन करें तो देखिएगा क्या बना? बायोस बना। क्या बना? बायोस। बायोस का अर्थ क्या होता है? वास्तव में जीवन होता है। बायोस का अर्थ क्या होता है? जीवन होता है। और लोगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन होता है। यानी कि जहां पर हम जीवन का अध्ययन करेंगे वही क्या होता है? बायोलॉजी होता है। यानी कि जीवों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? बायोलॉजी में करते हैं। जीवधारियों का अध्ययन किसमें करते हैं? बायोलॉजी में करते हैं। जीवधारियों का अध्ययन किसमें करते हैं? बायोलॉजी में करते हैं। आइएगा, देखिएगा, सौर मंडल। सौर मंडल का विकास, हमने कहा कि जब गैलेक्सी बनी तो सिंपल सी बात है, तो हमारी भी गैलेक्सी बनी, सौर मंडल बना हमारा भी। तो प्रश्न कभी कभी ये बन जाता है कि सौर मंडल का विकास कितने वर्ष पहले हुआ? तो 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। कितना? 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। देखिएगा, पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है, सतह होती है, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अलग वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है, उसे आप समझिएगा। देखें वीडियो ध्यान से। ऊपर वाली जो है इसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, हिंदी में भूपटपट्टी कहते हैं। बीच वाले को हम मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल। और जो बीच में आंतरिक होता है बिल्कुल अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। तो जो ऊपरी परत है हमारी, उसे हम क्रस्ट कहते हैं, और हिंदी में भूपटपट्टी कहते हैं। तो भूपटपट्टी बनने में जो समय लगा, वास्तव में समझिए हुआ क्या कि जब सारी गैसें आपस में मिलने के बाद में क्या हुआ? ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। ऑक्सीजन के बाद में किसका? हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिले तो जल का निर्माण हुआ। अब जल क्या हुआ कि जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ रहा था, जल पर, ठीक है, H2O पर पड़ रहा था, तो वह भाप बनकर उड़ा। उड़ने के बाद में क्या हुआ? जलवाष्प के रूप में बन गया। बारिश होती रही। वास्तव में पृथ्वी क्या थी? पहले आग का गोला था।
क्या थी? आग का गोला थी, क्योंकि महाविस्फोट हुआ था, गैलेक्सियों का निर्माण हुआ था, है ना, तो गर्म थी। तो बहुत लंबे समय तक क्या होता रहा? वर्षा होती रही। उसी से क्या हुआ? क्रस्ट का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? क्रस्ट का निर्माण हुआ। ठीक है, उसे ही हम सूपी सी भी कहते हैं। जो सागर होता था, यानी कि एक ही सागर था, उसे हम क्या कहते थे? सूपी सी कहते थे। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? तो भूपर्पट्टी का निर्माण कितने वर्ष में हुआ भाई? 0.060 अरब वर्ष में हुआ। क्लियर है? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जीव विज्ञान देखिएगा, जीव की उत्पत्ति, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जीव की उत्पत्ति कब हुई? वास्तव में जीव की उत्पत्ति 3.8 वर्ष पहले। कब हुई? 3.8 अरब वर्ष पहले। क्लियर है पॉइंट? और किस प्रकार के जीव की उत्पत्ति हुई? जैसे कि नीलहरित शैवाल, जैसे कि नीलहरित शैवाल की उत्पत्ति हुई। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? आगे चल रहा है, देखिएगा। उद्विकास क्या होता है? उद्विकास, इवोल्यूशन, यानी कि जो करोड़ों वर्षों का परिणाम होता है। क्या होता है? करोड़ों वर्षों का परिणाम होता है, यानी कि जो भी विभिन्न परिवर्तन होता है, उसे ही हम उद्विकास कहते हैं। सपोज दैट, समझिएगा, पहले सांप को के क्या थे? पैर थे। क्या थे? सांप के पैर थे, तो वो पैरों से चलते थे। अब झाड़ियां ज्यादा आ गई, तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो उनके पैर थे वो विलुप्त हो गए, तो यानी कि उनका विकास हुआ, उद्भव हुआ उनका। ऐसे ही जिराफ को देखिएगा, पहले गर्दन उनकी लंबी नहीं थी, तो क्या था? पेड़ पौधे नीचे थे। तो जब पेड़ पौधे नीचे थे तो क्या हुआ? वे क्या करते थे? वो आराम से पत्तियां खा लेते थे। अब जैसे जैसे पेड़ों समाप्त होते गए, अर्थात चारा उनका समाप्त होता गया, वे ऊंचाई पर चले गए पत्ते, तो अब उन्होंने क्या किया? प्रयास किया उठने का। जब प्रयास करते हैं तो क्या होता है? यानी कि उनमें जो विभिन्न परिवर्तन हुआ, उसे ही क्या कह रहे हैं? अब उद्विकास कह रहे हैं। यानी कि जिराफ की गर्दन जो ऊंची हुई, वह किसके कारण हुई? उद्विकास के कारण हुई। विकास क्या होता है? यानी कि सरल रूप से जो भी हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, है ना, अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाते हैं, वह वास्तव में क्या है? वह डेवलपमेंट है, अर्थात विकास। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आना, वही क्या कहला रहा है? विकास कहलाता है। देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है कि कोशिका द्रव्य का निर्माण कैसे हुआ। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जीव से पहले भी किसका निर्माण हुआ? कोशिका द्रव्य का निर्माण हुआ, और 27 तत्वों से मिलकर कोशिका द्रव्य का निर्माण हुआ। कितने? 27 तत्वों से। कोशिका द्रव्य का निर्माण होने के बाद में उसके ऊपर एक झिल्ली बनी, जिसे क्या कहा गया? प्लाज्मा झिल्ली कहा गया, कोशिका द्रव्य झिल्ली कहा गया। उसके बाद में और कोशिकांग बने हैं। सबसे पहले क्या बना था? कोशिका द्रव्य बना था। ठीक है, आ रही है बात समझ में? कोशिका द्रव्य बना था, कितने तत्वों से मिलकर बना था? वह 27 तत्वों से मिलकर बना था। इसको सही कर लीजिएगा, 27 तत्वों से मिलकर बना था। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? आइए आगे चलते हैं। देखिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज है, पूछी जाती है, परीक्षाओं में आती है, समझिए। विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? जंतु विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? अगर तीनों में से कोई भी प्रश्न आता है तो आपका आंसर क्या होता है? अरस्तु, जिन्हें हम एरिस्टोटल भी कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? एरिस्टोटल। हिंदी में क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। वास्तव में इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इन्होंने एक पुस्तक दी जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिका एरमेनियम। हिस्टोरिका एरमेनियम। वास्तव में एक दार्शनिक थे, कोई वैज्ञानिक नहीं थे। इन्होंने सोचा कि भाई जीव की उत्पत्ति हुई तो हमारी उत्पत्ति हुई, पहाड़ पर्वत कैसे बने? तो ये वास्तव में क्या थे? दार्शनिक। ठीक है, अरस्तु क्या थे? दार्शनिक थे। इन्होंने क्या किया? 480 जंतुओं का वर्गीकरण किया, यानी कि उनकी बाह्य संरचना कैसी है, ठीक है, उनका आकार कैसा है, उनके बारे में इन्होंने चर्चा की। कितने जंतु है पूछा जाता है? 480 जंतुओं का। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो वर्गीकरण का प्रथम प्रयास भी अरस्तु जी ने ही किया था, जो एक दार्शनिक। ठीक है, हम पानी पी लें, जरा सूख रहा है। आगे ये आपसे पूछा जाता है जीव विज्ञान के भाग, तो दो भाग होते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान।
ठीक है, आ रही है बात समझ में? आपको पता लग ही गया जंतु विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, तो थियोफेस्टस है। थियोफेस्टस वास्तव में अरस्तु के ही शिष्य थे। क्या थे? अरस्तु के ही शिष्य थे। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका प्लेटेनियम। हिस्टोरिका प्लेटेनियम, ठीक है, इसमें इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। क्लियर पॉइंट? आर्य भाषा में उनकी पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है, थियोफेस्टस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका प्लेटेनियम। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हिस्टोरिका दोनों में है। एरिमेनियम का मतलब जंतु, एरी से आ गया है, ठीक है, प्लांट से मतलब पार्व से आ गया है, ठीक है, वनस्पति से आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न, वर्गीकी के पिता किसको कहा जाता है? तो कोरोलस लिनियस को कहा जाता है, कोरोलस लिनियस को कहा जाता है। अनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। किसको? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट? जीवाश्मिकी, जीवाश्म की, ठीक है, यानी कि जीवाश्म क्या होते हैं? जो भी मर जाते हैं और मरने के बाद में जो उनके अवशेष बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? अवशेष बन जाते हैं, वे सड़ गल जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। वही क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं, ठीक है। तो जीवाश्म, जीवाश्मिकी के पिता किसको कहा जाता है? लियोनार्डो डी विंची। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, लियोनार्डो डी विंची। चिकित्सक शास्त्र के पिता किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसको? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। सूक्ष्म विज्ञान यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान, लुईस पाश्चर। कौन? लुईस पाश्चर। सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? लुईस पाश्चर को कहा जाता है। आधुनिक भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, एम्ब्रियोलॉजी है ना, एम्ब्रियोलॉजी होता है, भ्रूण होता है। तो आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? वॉन वेयर को कहा जाता है। वॉन वेयर को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? ल्यूवॉन हब को कहा जाता है। किसको? ल्यूवॉन हब को। वास्तव में इन्होंने क्या, चलो आगे चर्चा करेंगे, अगले चैप्टर में आएगा, इनके बारे में बताएंगे, ठीक है। कवक विज्ञान, कवक विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? गाय के ली, गाय के ली, गाय के ली। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? यानी कि प्रतिरोधक क्षमता जो होती है हमारी, यानी कि किससे लड़ने की, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, प्रतिरक्षा। तो एडवर्ड जेनेगर, कौन? एडवर्ड जेनेगर। इसके पिता किसको कहा जाता है? एडवर्ड जेनेगर को कहा जाता है। अगला समझिएगा, भारतीय सहवाल, बिल्कुल इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझिएगा। भारतीय सहवाल विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा MOA एंगर को कहा जाता है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, ठीक है। भारतीय पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी एनवायरमेंट में हम बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे, इससे संबंधित है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है। आर मिश्रा, इसके पिता को कौन कहते हैं? आर मिश्रा। जीवों की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य मत, ये आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा, ये अधिकांश परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जीवों की उत्पत्ति के संबंध में जो सर्वाधिक मान्य मत है वो किसने दिया था? A.I. ओपेरिन ने दिया था। किसने? A.I. ओपेरिन साहब ने दिया था, जो रूस के रहने वाले थे और जैव रसायन शास्त्री थे, यानी कि बायो टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड थे, बायोकेमिस्ट्रोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इनका जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इनकी पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द ओरिजिन ऑफ लाइफ है, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ है। और इस पुस्तक में जो इन्होंने सिद्धांत दिया था उसका नाम भी आपसे पूछा जाता है परीक्षा में। उसके 3 नाम है ना, उसके 3 नाम है, ध्यान समझिएगा। मैटेरियलिस्टिक थ्योरी, पहला क्या है? मैटेरियलिस्टिक थ्योरी, दूसरा है पदार्थवाद का सिद्धांत, और दूसरा क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, पदार्थवाद, भौतिकवाद का सिद्धांत। लिख देते हैं हम, इसके 2 और हैं, कौन कौन से? भौतिकवाद का सिद्धांत, ठीक है, और दूसरा नाम क्या है? पदार्थवाद का सिद्धांत, पदार्थवाद का सिद्धांत। तो इसके 3 नाम हैं, कंफ्यूज नहीं होना है,
क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? आज ये फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है। जिसने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और जो नए सब्सक्राइबर हैं तो वह बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इससे आगे जो है हम क्या पढ़ाएंगे आपको, इससे आगे हम आपको पूरी सेल्स के बारे में बताएंगे कि सेल्स क्या है, यानी कि कोशिका क्या है, उसके कोशिकांगों के बारे में आपको बताएंगे, और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलिएगा, धन्यवाद। देखिए दोस्तों, ये रह गया है, इसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, ठीक है। और पूछा जाता है कि माइकोलॉजी के जो जनक है अर्थात पिता है वह कौन है? तो पी एंटीनियो मिचिली, जो कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले हैं। कहाँ के? इटली के रहने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा, प्लिनी है, ये बहुत पूछा जाता है, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। क्या नाम है? नेचुरल हिस्ट्री नाम है। क्लियर पॉइंट? अगला देखिएगा, उपास्थि का अध्ययन। उपास्थि क्या होती है? वास्तव में समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, एक बोन आपकी ये हो गई और एक बोन हो गई आपकी ये, ठीक है। एक बॉन ये, एक बॉन ये, जो बॉन को बॉन से जोड़ता है इसे हम कहते हैं लिगामेंट। इसे क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। बीच में एक तरल पदार्थ बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं, अर्थात उपास्थि कहते हैं। एक अस्थि होती है, ये अस्थि है आपकी, हड्डियां हैं, ये भी हड्डी, ये भी हड्डी, बीच में क्या है? उपास्थि है ना? क्या है? कार्टिलेज है। तो पूछा जाता है, द्रव्य पदार्थ होता है, ठीक है। तो पूछा जाता है उपास्थि का अध्ययन हम इसमें करते हैं, तो उपास्थि का अध्ययन हम कार्डोम्यूकोलॉजी में करते हैं। कार्डोम्यूकोलॉजी, देखिएगा कार्डोम्यूकोलॉजी कैसे शब्द आया तो समझिएगा, जो उपास्थि है, उपास्थि के अंदर यानी कि जो उपास्थि बनी होती है वास्तव में वह कांड्रो म्यूको प्रोटीन से बनी होती है। किससे? प्रोटीन। किससे? कार्डोम्यूकोप्रोटीन से बनी होती है। तो उसी के नाम पर कार्डोम्यूकोलॉजी कर दिया गया है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अगला ही देखिएगा, ये पूछा जाता है कवक विज्ञान व पादप विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? बिल्कुल ध्यान समझिएगा, प्रश्न घुमा कर है ये थोड़ा, कि कवक विज्ञान व पादप विज्ञान के पिता भारत में किसको माना जाता है? तो अगर बात करें भारत के रेशो में तो I.J. बटलर साहब है। कौन है? I.J. बटलर साहब। प्रश्न ऐसे आएगा कि भारत के कवक विज्ञान व पादप विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? तो भारत में कवक विज्ञान व पादप विज्ञान के पिता I.J. बटलर को कहा जाता है। किसको? I.J. बटलर को। चलिएगा, ठीक है, थैंक यू।